अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को सीखते सीखते हम सवालात के इयादा वाले हिस्से तक पहुँचे हैं और अपनी पिछली क्लास में हमने 3 सवालात 13.11, 13.12 और 13.13 को हल करना सीखा है। आज के लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ेंगे और 3 सवालात यानी कि 13.14, 13.15 और 13.16 को हल करना सीखेंगे। तो इन सब तमाम सवालात को सीखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम आगाज़ करेंगे अपने सवालात के इयादा इस हिस्से के 14वें सवाल से। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि सीरीज़ तरीके से जोड़े गए मुतअद्दिद कैपेसिटर्स की मुसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला अख़ज़ करें। मुतअद्दिद का मतलब है एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ में जोड़े गए हैं तो उसके लिए हमें मुसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालना है। तो चलें हम मुतअद्दिद की जगह 3 कैपेसिटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि हम सीरीज़ तरीके में 3 कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसकी मुसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला अख़ज़ किया जा सकता है। तो फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये रहा पहला कैपेसिटर, उसी के साथ रहा दूसरा कैपेसिटर और मज़ीद आगे आ गया जी तीसरा कैपेसिटर। अब सीरीज़ जोड़ इस तरह का जोड़ होता है कि उसमें एक कैपेसिटर की दाईं प्लेट अगले कैपेसिटर की बाईं प्लेट से जुड़ी होती है इस तरह से, और इसी तरह से जो अगला कैपेसिटर होगा उसकी दाईं प्लेट जुड़ी होगी अगले कैपेसिटर की बाईं प्लेट से। जो सबसे बाईं तरफ वाला कैपेसिटर होगा उसकी बाईं प्लेट जुड़ी होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो सबसे दाईं जानिब वाला कैपेसिटर होगा उसकी दाईं प्लेट जुड़ी होगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए हम यहाँ पे एक स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे बैटरी आ गई, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये आ गया जी स्विच। इस कैपेसिटर को, जो कि पहला कैपेसिटर है, इसको C1 का नाम दे दें, इसको C2 का नाम दे दें और इसको C3 का नाम दे दें, यानी पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर। अब जैसे ही मैं इस स्विच को बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, तो अब सर्किट मुकम्मल हो गया है। सर्किट मुकम्मल हो गया है तो इसका मतलब है कि अब इस सर्किट के अंदर करंट बह सकता है, यानी कि चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर सकते हैं। अब ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं इनकी प्लेटें मजमूई तौर पे न्यूट्रल हैं, यानी इनमें पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो बैटरी पे मौजूद पॉजिटिव टर्मिनल के पॉजिटिव चार्जेस इस कैपेसिटर के नेगेटिव चार्जेस को अपनी जानिब खींचेंगे। फर्ज करें कि जो पहला नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से निकला और यहाँ से निकलते हुए ये पहुँचा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक। पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ ये पूरा अपना चक्कर कंप्लीट करेगा और पहला नेगेटिव चार्ज इधर आके डिपॉजिट हो जाएगा, इधर आके स्टोर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज निकल चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा एक अदद पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी जिस्म को पॉजिटिव चार्ज करना होता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाते हैं। इसी तरीके से मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके अंदर से, इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इस प्लेट के पास और ये आ जाएगा इस पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ से मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होता हुआ दोबारा अपना चक्कर कंप्लीट करके इस जगह पे पहुँच जाएगा। अब देखें कि C1 की बाईं प्लेट की जानिब, जो कि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, उस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और C3 की दाईं प्लेट जो कि जुड़ी हुई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इसके ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। कि अब कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया है। अब C1 पे जो चार्ज स्टोर होगा उसको हम कहेंगे कि वो चार्ज जो C1 पे स्टोर होगा वो है Q1, वो चार्ज जो C2 पे स्टोर होगा वो होगा Q2, और वो चार्ज जो C3 पे स्टोर होगा वो होगा Q3। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है C1 को। फर्ज करें उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ V1 की।
जो चार्ज मिल रहा है C2 को वो है V2 और जो चार्ज मिल रहा है C3 को वो है V3। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है कैपेसिटर 1 की बाईं प्लेट के जानिब। हम जानते हैं कि जब एक चार्ज जिस्म आ जाए तो वो न्यूट्रल जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का अमल करेगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस प्लेट पे मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ये इससे दफ़ा की फोर्स महसूस करते हुए इस कैपेसिटर की बाईं प्लेट पे चले जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज उधर चले गए तो इधर पीछे बचेंगे नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज को दूसरी जानिब धकेलेंगे और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब भी अगर सूरत हाल देखी जाए तो इस सूरत हाल में भी अगर मैं कैपेसिटर को ऑन दी होल देखूं, मजमूई तौर पे देखूं, तो ये अब भी पूरा सेटअप न्यूट्रल है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही न्यूट्रल चार्जेस हैं। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि अगर कैपेसिटर सीरीज तरीके से जोड़े गए हों तो उनमें मौजूद चार्जेस यानी कि कैपेसिटर की पहली प्लेट पर स्टोर होने वाला चार्ज ये बराबर होगा कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे स्टोर होने वाले चार्ज के और ये बराबर होगा तीसरे कैपेसिटर पे स्टोर होने वाले चार्ज के बराबर। और इन सब को मैं एक वैल्यू दे देता हूं, एक कीमत दे देता हूं Q, यानी कि इस पे भी चार्ज Q जमा होगा, इस पे भी चार्ज Q जमा होगा और इस पे भी चार्ज Q जमा होगा। दूसरी जो इसकी खासियत है वो खासियत ये है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से मिल रहा है इसको बैटरी का, वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा, तीनों में तकसीम हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल है ये बराबर है V1 जो पोटेंशियल मिल रहा है कैपेसिटर 1 को, जमा जो पोटेंशियल मिल रहा है दूसरे कैपेसिटर को, जमा दो जो पोटेंशियल मिल रहा है तीसरे कैपेसिटर को। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटर्स की जो बुनियादी मसावात है वो है Q बराबर है CV के। अब अगर मैं यहां से V के लिए मसावात अखज़ करूं तो वो निकल जाएगी Q बटा C। तो अब ये V की वैल्यू मैं मसावात नंबर 2 में पुट करूंगा। ये मसावात 2 तो खैर नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है। तो दूसरे पॉइंट के अंदर मैं इस V की कीमत को दर्ज करूंगा। तो हमारे पास V की जगह आ जाएगा Q बटा C बराबर है V1 इज इक्वल टू Q1 बटा C1 जमा V2 की जगह लिखूंगा Q2 बटा C2 जमा Q3 बटा C3। अब चूंकि हम कह चुके हैं कि Q1, Q2 और Q3 बराबर हैं तो इस जगह मैं लिखूंगा Q बटा, अब यहां पे जो C है ना, यहां पे V क्या है, टोटल पोटेंशियल। तो अब ये जो कैपेसिटेंस है ये भी टोटल कैपेसिटेंस है, तो इसको मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहता हूं, यानी कि मुसावी कैपेसिटेंस। और इसी के लिए मुझे फार्मूला अखज़ करना है। तो ये बराबर हो जाएगी Q1 की जगह आएगा Q, Q2 की जगह आएगा Q और Q3 की जगह भी आ जाएगा Q। अब इन सब में आपको Q मुश्तरक नज़र आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लें। अंदर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 बटा C1 जमा 1 बटा C2 जमा 1 बटा C3। अब आप Q और Q को कैंसिल कर दें तो हमारे पास ये बचेगा 1 बटा C इक्वलेंस बराबर है 1 बटा C1 जमा 1 बटा C2 जमा 1 बटा C3। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल आया मुसावी कैपेसिटेंस का। किसके लिए? ऐसे कैपेसिटर्स जो कि सीरीज में जोड़े गए हैं। लेकिन ये जो मुसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला निकला है ये तो निकला है सिर्फ और सिर्फ 3 कैपेसिटर्स के लिए। उसने कहा है अगर मुतअद्दिद कैपेसिटर्स हों, फर्ज करें वो n की तादाद में कैपेसिटर्स हैं, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे 1 बटा C इक्वलेंस बराबर है 1 बटा C1 जमा 1 बटा C2 जमा 1 बटा C3 और ये बात चलती चली जाएगी जब तक n नंबर वाला कैपेसिटर नहीं आ जाता। तो इसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमने मुसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला सीरीज़ कैपेसिटर्स के लिए निकाल लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही आसान फार्मूला, बहुत ही आसान सी जो डेरिवेशन है ये आपको समझ में आई होगी। तो चल दें, अगर ये समझ में आ गई है तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर के अगले सवालात की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, हम आ चुके हैं मज़ीद 2 सवालात लेके। अब 2 सवालात मैंने लिखे हैं ऊपर और नीचे, यानी कि इन दोनों सवालात का आपस में
कोई ना कोई ताल्लुक है, तो इनके जवाबात का भी आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होगा। चलें पहले सबसे पहले सवालात पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इन सवालात की नौइयत क्या है। 13.15 सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि कैपेसिटर्स की मुख्तलिफ अक़साम बयान करें, और 16वें सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि वेरिएबल और फिक्स्ड कैपेसिटर में फ़र्क बयान करें। तो चलें हम सबसे पहले वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स्ड कैपेसिटर में फ़र्क देख लेंगे, इनकी मिसालें करेंगे तो हमारा 13.15 वाला सवाल खुद ब खुद सोल्व हो जाएगा। यानी कि कैपेसिटर्स की मुख्तलिफ अक़साम क्या हैं वो हमें इसी जवाब के अंदर मिल जाएंगी। तो चलें हम सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं कि फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होता है। अब फिक्स का मतलब है कि एक जगह पे फिक्स है, वो उस जगह से हिल नहीं सकता। क्या चीज़ नहीं हिलेगी? कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की प्लेटें हैं, तो अगर प्लेटें अपनी एक जगह पे फिक्स हैं, मूवेबल नहीं है, हरकत नहीं कर सकती, तो मैं इस किस्म के कैपेसिटर को नाम दूंगा फिक्स्ड कैपेसिटर का। तो इसका एक पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि फिक्स्ड कैपेसिटर के अंदर जो प्लेटें हैं वो हरकत नहीं कर सकती। अगर प्लेटें हरकत नहीं कर सकेंगी तो इसका मतलब है कि उस पे स्टोर होने वाला चार्ज भी एक जैसा होगा। स्टोर होने वाला चार्ज एक जैसा है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि कैपेसिटेंस की कीमत हमेशा एक जैसी रहेगी। फर्ज करें कि एक कैपेसिटर जो 50 माइक्रोफैरेड का है ये हमेशा 50 माइक्रोफैरेड का ही रहेगा, ये इसकी कैपेसिटेंस कभी भी तब्दील नहीं होगी अगर तो वो फिक्स्ड कैपेसिटर है। अगर फिक्स्ड कैपेसिटर की मिसालें देखना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन मिसाल जो फिक्स्ड कैपेसिटर की ली जाती है वो ली जाती है जी पेपर कैपेसिटर। अब पेपर कैपेसिटर की चंद चीदा खसूसियात मैं आपके सामने बयान करता हूं। पेपर कैपेसिटर नज़र कैसा आता है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लें कि पेपर कैपेसिटर दिखने में किस तरह से दिखाई देता है। तो ये डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दो एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं और दो एल्यूमिनियम की फॉइल के अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक रखा गया है। अब सारा काम इस डाई इलेक्ट्रिक का है। डाई इलेक्ट्रिक चूंकि यहाँ पे एक पेपर इस्तेमाल हो रहा है तो इस वजह से इस कैपेसिटर का नाम पड़ गया पेपर कैपेसिटर। क्यों पेपर कैपेसिटर पड़ा? क्योंकि दो एल्यूमिनियम की फॉइल के अंदर पेपर को एज डाई इलेक्ट्रिक रखा जा रहा है। डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे तो इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे ये चीदा पॉइंट्स हमने देखे कि पेपर कैपेसिटर के अंदर दो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं, इन दो एल्यूमिनियम के फॉइल्स के दरमियान रखा गया जो डाई इलेक्ट्रिक है ये पेपर का बना होता है, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है पेपर कैपेसिटर का। अब यहां पे एक बहुत ही अहम नुक्ता है समझने के लिए। देखिए हमने कैपेसिटर की जो साख्त पढ़ी थी वो क्या थी कि कैपेसिटर दिखने में इस तरह का दिखाई देता है। अब अगर मैं चाहता हूं कि बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर मेरे पास हो, उसको मैं इस्तेमाल कर सकूं, तो जिस जगह पे मुझे ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए होगी तो क्या मैं बड़ी बड़ी प्लेटें लगा दूंगा। हमने 3 अवामिल पढ़े थे ना कि जिसमें एरिया बढ़ा दें, डाई इलेक्ट्रिक उसके अंदर रख दें, और तीसरा हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है, फासला जो है करीब करीब कर दिया जाए प्लेटों का तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर मुझे चाहिए इतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस के डिस्टेंस को कम करने से भी और डाई इलेक्ट्रिक को रखने से भी वो कैपेसिटेंस मुझे हासिल नहीं हो रही, तो मुझे लाजमी तौर पे प्लेटों का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लेटों का एरिया बढ़ा दूंगा तो ऐसी जगहें जहाँ पे मेरे पास जगह कम है कैपेसिटर को रखने के लिए, तो मैं उसे किस तरह से इस्तेमाल करूँगा। फ़र्ज़ करें कि हमारी जो रिस्ट वॉचेज़ हैं यहाँ पे भी कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब इतना बड़ा कैपेसिटर मैं इस छोटी सी घड़ी में किस तरह से रखूंगा? तो इसके लिए कैपेसिटर्स की जो प्लेटें होती हैं इनको फोल्ड कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि पेपर कैपेसिटर के ऊपर भी जो एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं ये रोल हुई हैं। अभी पूरी तरह रोल नहीं हुई बल्कि रोल होता दिखाया जा रहा है आपको कि इस तरह से रोल किया जा सकता है।
और ये रोल इसी तरह से किया जा सकता है कि जब स्कूल जाते हुए अक्सर आपकी वालदा जो है दो डबल रोटी के पीसेस के दरमियान कोई मक्खन की लेयर चढ़ा देती हैं या अंडा रख देती हैं और उसको आप फोल्ड करके खा लेते हैं, तो इसी तरह से पेपर कैपेसिटर में भी होता है कि दो एल्यूमिनियम की फॉइल्स ली, उन दोनों के दरमियान एक पेपर रखा और उसको फोल्ड कर दिया। अब जैसे ही फोल्ड करेंगे तो अब वो सिर्फ जो पहले इतनी जगह ले रहा था अब वो इतनी सी जगह लेगा। अब जब इतनी सी जगह लेगा तो आप इसे किसी महफूज होल के अंदर बंद करके उस जगह पे इस्तेमाल कर लेंगे जहां पे आपको इस्तेमाल करना मकसूद हो। तो उम्मीद करता हूं कि पेपर कैपेसिटर की तो आपको समझ में आई होगी। तो चलें मजीद एक मिसाल और देख लेते हैं इस फिक्स्ड कैपेसिटर की, और उस कैपेसिटर को नाम दिया जाता है अब्रक कैपेसिटर। तो अब्रक कैपेसिटर सबसे पहले तो ये हो गया जी, ये एक फिक्स्ड कैपेसिटर है। फिक्स्ड कैपेसिटर की एक मिसाल कह सकते हैं इसे, कि जब ये फिक्स कैपेसिटर की एक मिसाल हो गया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी जो प्लेटें हैं वो भी फिक्स रहेंगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। अगर फिक्स कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी एक जैसी रहेगी। अब यहाँ पे दो धाती प्लेटें होती हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल थी लेकिन यहाँ पे दो धाती प्लेटें होती हैं। धात का मतलब है कोई भी मेटल हो सकती है वो, और इन दो धाती प्लेटों के दरमियान इस्तेमाल होने वाला जो डाई इलेक्ट्रिक है वो होता है जी अब्रक, और इस वजह से इसका नाम पड़ गया अब्रक कैपेसिटर। अब ये जो अब्रक होता है ये बहुत ही नाजुक मटेरियल होता है, तो इस नाजुक मटेरियल को महफूज करने के लिए किसी प्लास्टिक के सिलेंडर या खोल के अंदर बंद कर दिया जाता है। फर्ज करें कि ये प्लास्टिक या सिलेंडर के खोल के अंदर इसे बंद कर दिया जाता है। अब चूंकि कनेक्शन देना भी तो मकसूद है ना, कि हमने इसको कोई ना कोई कनेक्शन देना है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से मिलाना है, तो उसके लिए दो तारें इस खोल से बाहर निकाल दी जाती हैं। और अगर मजीद कैपेसिटेंस बढ़ाना मकसूद हो तो मजीद कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम मजीद धात की प्लेटें इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और उन धात की प्लेटों के दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक हम रखेंगे उसे अब्रक का नाम देंगे। तो इस तरह से अब्रक कैपेसिटर भी हमने समझ लिया। तो अभी तक हमने तीन कैपेसिटर देख लिए हैं। एक तो हमने मेजर देखा, हमारे पास फिक्स कैपेसिटर है। फिक्स कैपेसिटर में क्या होगा कि प्लेटें हरकत नहीं करेंगी, कैपेसिटेंस की कीमत एक जैसी होगी। फिर आगे उसकी दो मिसालें भी देख ली, पेपर कैपेसिटर भी देख लिया और अब्रक कैपेसिटर भी देख लिया। अब अगर आपको फिक्स कैपेसिटर की सारी बातें समझ में आ गई हैं तो चलें बढ़ते हैं दूसरे कैपेसिटर की किस्म के पास, जिसको नाम दिया जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर का। वेरिएबल का मतलब है ऐसी चीज जो कि बदली जा सके। तो वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होगा, सबसे पहले तो वेरिएबल कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं ये हरकत कर सकती हैं, यानी कि प्लेटें मूवेबल हैं, इनका एरिया वेरी कर सकता है। और साथ ही साथ अगर प्लेटें हरकत कर रही हैं, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया तब्दील हो रहा है, तो लाजमी तौर पर इसकी कैपेसिटेंस की कीमत भी तब्दील होगी। एक जैसी नहीं रहेगी। तो इस तरह के कैपेसिटर्स जिनमें प्लेटें हरकत भी कर सकती हों और साथ ही साथ कैपेसिटेंस की कीमत भी एक जैसी ना रह सकती हो, तो उस किस्म के कैपेसिटर को हम नाम देते हैं वेरिएबल कैपेसिटर का। अब वेरिएबल कैपेसिटर में जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे प्लेटों के दो सेट नज़र आ रहे हैं। अब इसमें से एक सेट ऐसा होता है जो कि बिल्कुल फिक्स होता है अपनी जगह पे, और दूसरा सेट अपनी जगह पे मूव कर सकता है, वो घूम सकता है। अब जैसे ही मैं घूमने वाले सेट को घुमाऊंगा तो उसके घुमा देने से क्या होगा जी, दोनों का आमने सामने वाला एरिया जो है प्लेटों का वो बढ़ जाएगा, और प्लेटों का एरिया बढ़ जाने से उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और जैसे ही मैं दोबारा उसे घुमाते हुए ऐसी पोजीशन पे ले आऊँगा कि अब दोनों का आमने सामने वाला एरिया कम हो गया है, तो एरिया कम होने की वजह से उनकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि वो कैपेसिटर एक वेरिएबल कैपेसिटर है। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया है, इन कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल किया जाता है वो है जी हवा। हवा भी एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है।
तो यहाँ पे यूज़ होने वाला, इस्तेमाल होने वाला जो मीडियम है उसके लिए हम हवा का इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद एक और मिसाल है जी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक है दो प्लेटों के दरमियान, वो कोई और नहीं इलेक्ट्रोलाइट है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि अगर उस सोल्यूशन को पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस देने से उसके अंदर आयंस पैदा हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पैदा हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस प्लेटों पे जाके जुड़ जाएंगे और जैसे ही जुड़ेंगे हम कहेंगे कि कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह के कैपेसिटर को भी हम वेरिएबल कैपेसिटर की मिसाल मान लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कैपेसिटर्स कौन कौन से हैं, यानी कि फिक्स्ड कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं, आगे इनकी दो इकसाम भी मैंने आपको बता दी। तो इससे हमारा 15वां सवाल यानी कि कैपेसिटर की मुख्तलिफ अकसाम बयान करें और साथ ही साथ वेरिएबल और फिक्स्ड कैपेसिटर में क्या फ़र्क है, ये दोनों सवालात हमें वाज़िया हो गए हैं, हम इनके जवाबात देने के काबिल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इन जवाबात की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये जवाबात आपकी किताब के अंदर भी लिखे हैं, आप हेडिंग्स बना के उसको भी लिख सकते हैं और ये पॉइंट्स की सूरत में भी आप लिख सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी महसूस हो आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते चले जा रहे हैं हमारा सीखने का अमल भी बढ़ता चला जा रहा है और सवालात के इयादे वाले हिस्से का जो सफ़र है वो हमने मज़ीद तय कर लिया है। इस हिस्से में हमने 16 सवालात हल कर लिए हैं। आज के लेक्चर में 3 सवालात हल करना सीखे, 13.14, 13.15 और 13.16। बकिया के जो सवालात हैं वो सीखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।